मशहूर ब्रिटिश पब्लिशर एल्फ्रेड हाम्सवर्थ ने एक दफे कहा था, न्यूज इज समथिंग समवन वांट्स सप्रेस्ड, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एडवर्टाइजिंग। जिस चीज को कोई दबाना चाहे खबर वही है, इसके अलावा बाकी सब विज्ञापन है। ये एक पंक्ति पत्रकारिता का मर्म समझाने के लिए काफी है। दुनिया भर में सत्ता का एक ही चरित्र है, सच को दबाना ताकि उनका बनाया भ्रम कायम रहे, जबकि पत्रकारिता इसका पर्दाफाश करने का काम करती है। निरंकुश होते हुक्मरानों और तथ्य तलाशते पत्रकारों के बीच जंग हमेशा चलती रही है। आज के दौर में ये टकराव बढ़ा है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी का भ्रम पालने वाली इस दुनिया में सच कहना लगातार खतरनाक होता जा रहा है। प्रेस फ्रीडम की वकालत करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि आरएसएफ की हाल में आई रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। आरएसएफ ने अपना काम निभाते हुए मारे गए, हिरासत में लिए गए, बंधक बनाए गए और गुमशुदा हुए पत्रकारों की लिस्ट जारी की है। इसमें कई हैरान करने वाले आंकड़े हैं जिनसे ये साफ पता चलता है कि पत्रकारिता के पेशे में जोखिम का दायरा कितना विकराल हो चुका है। तो आज हम जानेंगे आरएसएफ की रिपोर्ट में क्या सामने आया है, पत्रकारों की जान को सबसे ज़्यादा खतरा किस देश में है और इस रिपोर्ट में दुनिया के लिए क्या सबक छिपा हुआ है। इसके अलावा बात होगी अमेरिका में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बिकने की कगार पर क्यों पहुंची, फ्रांस में आतंकी हमले के दोषियों को क्या सज़ा हुई और यूक्रेन की राजधानी कीव में सुबह सुबह किसने धमाका कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करते हैं आरएसएफ की रिपोर्ट से। पहले एक कहानी आपको सुनाती हूं। सफेद चोगे में बंद डॉक्टर्स, कचरे की तरह काले थैलों में भरकर फेंकी गई लाशें, बिस्तर खाली होने के इंतजार में खांसते तड़पते मरीज। फरवरी 2020 में चीन के वुहान शहर के सभी अस्पतालों में कमोबेश यही नज़ारा था। इसके बरक्स शहर में वीरानी पसरी थी। आम स्थिति में किसी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर अस्पतालों में सिमट आया हो। वुहान कोरोना संक्रमण का एपिसेंटर था। पहला केस वहीं पर दर्ज हुआ था। चीन ने बहुत दिनों तक इस बात को छिपाए रखा। जब मामला बढ़ा तब उन्होंने WHO को इसकी जानकारी दी, लेकिन वे अपने यहाँ मचे हाहाकार को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। चीन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ये वीडियोस वुहान से बाहर आए। कैसे? जनवरी 2020 की ये बात है। शंघाई में जेंग जेन नाम की एक महिला वकील अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सोशल मीडिया खंगाल रही थी। उन्हें दिखा कि वुहान को अलग थलग करके छोड़ दिया गया है। जेंग ने वुहान की टिकट कटाई। वो लॉकडाउन से कुछ दिन पहले वुहान पहुंच गईं। वहां उन्होंने जो देखा उसे अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। जेंग ने अस्पतालों की दुर्दशा से लेकर लॉकडाउन के नाम पर चल रहे खिलवाड़ तक को दर्ज किया, फिर उसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने लगी। जेंग ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ भी दिए। इसको लेकर चीन की खूब किरकिरी हुई। मई 2020 में जेंग वुहान से शंघाई वापस लौटी। कुछ दिनों बाद वो अचानक अपने घर से गायब हो गईं। फिर पता चला कि उन्हें हिरासत में रखा गया है। उनके ऊपर झगड़ा करने और अराजकता फैलाने का आरोप लगा। दिसंबर 2020 में शंघाई की एक अदालत ने 2 घंटे के ट्रायल के बाद जेंग को 4 बरस कैद की सज़ा सुना दी। वो अभी भी जेल की सज़ा काट रही हैं। जेंग ने जेल में भी सरकार का विरोध नहीं छोड़ा है। उन्होंने लंबे समय तक भूख हड़ताल की। उनका शरीर जवाब दे चुका है। इसके बावजूद चीन सरकार उनके घर वालों को उनसे मिलने नहीं दे रही है। आरएसएफ ने नवंबर 2021 में जेंग जेन को प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया। आरएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक जेंग जेन चीन की जेल में बंद इकलौती पत्रकार नहीं है। चीन पत्रकारों को जेल भेजने के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। वहाँ की जेलों में कुल 110 पत्रकार बंद हैं। इनमें से 19 महिलाएं हैं। सबसे अधिक पत्रकारों को जेल भेजने में अगला नंबर म्यांमार का है। म्यांमार की जेलों में 62 पत्रकारों को कैद करके रखा गया है। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था। तब सेना ने आंग सान सूची की लोकतांत्रिक सरकार को कुर्सी से हटा दिया था। फिर इमरजेंसी लगा दी थी। आम जनता ने इसका विरोध किया। पत्रकारों ने इसकी रिपोर्टिंग की। सैन्य सरकार को इससे खतरा महसूस हुआ। उन्होंने पत्रकारों को निशाना बनाना शुरू किया। 2022 में ये दमन चक्र बढ़ा है।
इसकी वजह है कि मिलिट्री सरकार ने आपातकाल खत्म नहीं किया और ना ही उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ लौटने का कोई भरोसा ही दिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में सैन्य सरकार और क्रूर हो सकती है। म्यांमार के बाद ईरान का नंबर है। ईरान में सितंबर 2022 में हिजाब विरोधी प्रदर्शन शुरू हुआ। इसके बाद से पुलिस ने 34 पत्रकारों को हिरासत में लिया है। प्रोटेस्ट से पहले 13 पत्रकार जेल में थे, अब ये संख्या 47 तक पहुंच गई है। इनमें से 18 महिलाएं हैं। 2 के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का चार्ज लगाया गया है। इस केस में मौत की सजा का प्रावधान है। आरएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान की सरकार संस्थागत रूप से महिलाओं की आवाज को दबाना चाहती है। इसी वजह से महिला पत्रकारों को निशाने पर रखा गया है। पत्रकारों को जेल भेजने वाले देशों की लिस्ट में म्यांमार के बाद वियतनाम और बेलारूस का नंबर आता है। अब उन जरूरी नामों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें सरकार की टेढ़ी आंख का शिकार होना पड़ा। हम एक बात साफ कर दें कि हर एक इंसान की जान कीमती और हर एक पत्रकार के खिलाफ होने वाला अपराध निंदनीय है। एक एपिसोड में सबको समेटना संभव नहीं है, इसलिए हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं और अब लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में रूस की एक अदालत ने इवान सफरोनोव को 22 साल की सजा सुनाई। इवान को रूस के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में गिना जाता है। उनके ऊपर मुल्क की गुप्त जानकारियां लीक करने का आरोप था। आरएसएफ की रिपोर्ट कहती है कि ये जानकारियां पहले से इंटरनेट पर मौजूद थीं। मॉर्निंग बेल प्रेस नामक पब्लिशिंग हाउस के फाउंडर याओ वेंतियान को 2014 में 10 बरस की सजा हुई थी। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऊपर किताब छापने की कोशिश की थी। उन्हें प्रतिबंधित सामानों की तस्करी का आरोप लगाकर जेल भेजा गया। बीमार होने के बावजूद उन्हें पैरोल नहीं मिला। नवंबर 2017 के बाद से उनके बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। 2016 में कैमरून के सरकारी चैनल CRTV के पूर्व डायरेक्टर जनरल अमादाऊ वामुल्के को अरेस्ट किया गया था। उन्हें 137 बार अदालत में पेश किया जा चुका है, लेकिन उनके केस का फैसला नहीं आया है। सरकारी अधिकारी उनके खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं। इसके बावजूद अमादाऊ को रिहा नहीं किया जा रहा है। हांगकांग से चलने वाला एप्पल डेली अखबार, इसके फाउंडर जिमी लाई दिसंबर 2020 से सजा का इंतजार कर रहे हैं। उनके अखबार को 2020 में बंद करा दिया गया था। लाई अभी भी जेल में हैं। उनके ऊपर आजीवन कारावास का खतरा मंडरा रहा है। अगला मामला तो और भी दिलचस्प है। अल्जीरिया के पत्रकार मोहम्मद मौलौज ने एक प्रतिबंधित संगठन के मुखिया को इंटरव्यू के लिए मैसेज किया था। इसी के आधार पर उन्हें उस संगठन का सदस्य बता दिया गया। मोहम्मद को 13 महीनों की जेल हुई है। अब अमेरिका की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात दर्ज है। अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र और मानवाधिकार का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करता रहा है। वही अमेरिका एक पत्रकार जूलियन असांजे को अपनी जेल में बंद करने के लिए तमाम तिगड़म भी अपना रहा है। असांजे विकीलीक्स के फाउंडर हैं। उनके ऊपर सीक्रेट दस्तावेज लीक करने का आरोप है। अमेरिका में उन्हें 175 बरस तक की सजा हो सकती है। फिलहाल उनको अमेरिका प्रत्यर्पित करने को लेकर ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई चल रही है। ये तो हुई जेल में बंद पत्रकारों की बात। अब अपना काम करते हुए जान गंवाने वाले पत्रकारों के बारे में भी जान लीजिए। आरएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 1 दिसंबर तक 57 पत्रकार अपने काम की वजह से मारे गए। 2021 में आंकड़ा 48, जबकि 2020 में 50 था। संख्या में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध रही। युद्ध के दौरान अब तक 8 पत्रकार मारे जा चुके हैं। इनमें से 5 विदेशी रिपोर्टर्स थे। सबसे ज्यादा पत्रकार मेक्सिको में मारे गए। मेक्सिको में इस साल 11 पत्रकारों की हत्या हुई। इनमें से अधिकतर ड्रग्स माफिया और गैंग वाली हिंसा को कवर कर रहे थे। अगला नंबर हेती का है। वहां 6 पत्रकारों की हत्या हुई। हेती में भी गैंग्स का दबदबा बढ़ा है। इसके बाद यमन, सीरिया और ब्राजील का नंबर आता है। तीनों देशों में 3-3 पत्रकारों की हत्या हुई है। आरएसएफ ने सबसे जोखिम वाली रिपोर्ट्स के बारे में भी बताया है। इसके अनुसार वॉर या कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम करने के दौरान 20 पत्रकारों की जान गई। अगला नंबर संगठित अपराध का है। 2022 में इस कैटेगरी में रिपोर्टिंग करने वाले 13 पत्रकार मारे गए। भ्रष्टाचार का नंबर तीसरा है। 2022 में करप्शन उजागर करने वाले 12 पत्रकारों की हत्या हुई। इसके अलावा 7 पत्रकार प्रोटेस्ट और 4 पर्यावरण पर रिपोर्टिंग करने के दौरान मारे गए। अब उन कुछ बड़े नामों के बारे में भी जान लीजिए। मई 2022 में अल जजीरा की वेटरन पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह इजरायली आर्मी की गोलीबारी में मारी गई थीं। स्वतंत्र जांच रिपोर्ट्स में सामने आया कि इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर गोली चलाई।
इजराइल ने सफाई दी कि अक्लेह क्रॉस फायरिंग की जद में आ गई थीं। उन्होंने दोषी को पकड़ने से इनकार कर दिया। अल जजीरा इस केस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहा है। जून 2022 में ब्रिटिश पत्रकार डॉम फिलिप्स अमेज़न के जंगलों में रिपोर्टिंग करने गए थे। कुछ दिनों के बाद वो अचानक गायब हो गए। फिर उनकी और उनके साथी की लाश मिली। दोनों की हत्या कर दी गई थी। सितंबर 2022 में अमेरिका के लास वेगस में जेफ जर्मन को चाकू से गोद कर मार दिया गया। जेफ लास वेगस रिव्यू जर्नल के लिए काम करते थे। हत्या के समय वो एक क्राइम की स्टोरी पर काम कर रहे थे। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की केन्या में हत्या कर दी गई। इस केस में गैर न्यायिक हत्या के लिए कुख्यात केन्या की एक पुलिस यूनिट का नाम आया। पहले कहा गया कि अरशद शरीफ की हत्या गैर इरादतन थी। दिसंबर 2022 में आई एक रिपोर्ट इस दावे को खारिज करती है। इस रिपोर्ट में ये सामने आया कि अरशद शरीफ को जानबूझकर मारा गया और मारने से पहले उन्हें टॉर्चर भी किया गया था। इस मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। अगला नंबर बंधक बनाए गए पत्रकारों का है। आरएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार इस साल दुनिया भर में कुल 65 पत्रकारों को बंधक बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी संख्या सीरिया की रही। वहां 42 पत्रकारों को किडनैप किया गया। इराक और यमन में 11-11, जबकि माली में एक पत्रकार का अपहरण हुआ। इस्लामिक स्टेट पर इनमें से 28 की किडनैपिंग का आरोप लगा। ये सभी देश सिविल वॉर या आंतरिक झगड़े से जूझ रहे हैं। इन देशों में कोई स्थिर सरकार नहीं है। 2022 में कुल 2 पत्रकार गुमशुदा भी हुए। मार्च 2022 में दमित्री खिलोक कीव के पास रूस के कब्जे वाले इलाके में रिपोर्टिंग करने गए थे। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। आरएसएफ ने दावा किया कि उन्हें रूसी आर्मी अपने साथ ले गई थी। रूस ने उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। दूसरा केस मेक्सिको का है। सितंबर 2022 में सिपास देनेंसिया या वेब पेज के एडिटर रॉबर्टो मेंडोजा चलती कार से गायब हो गए। फिर ना तो मेंडोजा मिले, ना ही उनकी कार। मेंडोजा लोकल करप्शन को उजागर किया करते थे। इस वजह से स्थानीय अधिकारी उनसे नाराज रहा करते थे। मेक्सिको में वर्तमान में कुल 27 पत्रकार गुमशुदा हैं। भले ही सत्ता पत्रकारों की कलम पर ताला लगाने की साजिश रचती रहे, उसका काम है चलना। कलम चलती रहेगी, सच उजागर किया जाता रहेगा, हर अप्रिय सत्य कहा जाता रहेगा। आरएसएफ की रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। अब बाकी ज़रूरी खबरें भी जान लेते हैं। फ्रांस की एक अदालत ने 2016 में नीस में हुए हमले के 8 जिंदा आरोपियों को सज़ा सुना दी है। 14 जुलाई 2016 को फ्रांस के नीस शहर में लोग नेशनल डे मना रहे थे। तभी एक ट्रक आया और भीड़ को रौंदता हुआ निकल गया। यह आतंकी हमला था। इसमें 86 लोग मारे गए, 458 लोग घायल हुए। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया था। उसकी पहचान मोहम्मद भोलेल के तौर पर हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। पुलिस ने हमले की जांच शुरू की। भोलेल को मदद करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर उनके ऊपर केस चला और अब जाकर 8 को सजा दी गई है। 2 दोषियों पर ट्रक रेंट पर लेने में मदद का आरोप था। उन्हें 18 बरस की जेल हुई है। दोनों ने इस आरोप से इनकार किया है। उनके वकील ने कहा कि हम आगे अपील करेंगे। तीसरे व्यक्ति रेमजी अरेफा को 12 साल की कैद हुई है। उसके ऊपर भोलेल को बंदूक दिलवाने का आरोप था। इसके अलावा 5 अन्य संदिग्धों, जिनमें एक ट्यूनीशिया और 4 अल्बानिया के नागरिक हैं, उनको हथियारों की तस्करी और आपराधिक साजिश के आरोप में 2 से 8 साल तक की जेल की सजा दी गई है। अगली अपडेट यूक्रेन की राजधानी कीव से आई। 14 दिसंबर की सुबह कीव में कई बम धमाके सुनाई दिए। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को चालू करना पड़ा और इमरजेंसी टीम भी रवाना करनी पड़ी। रूस ने अक्टूबर 2022 से ही यूक्रेन पर मिसाइली हमले बढ़ा दिए थे। रूस यूक्रेन के ऊर्जा के भंडारों को निशाना बना रहा था। इस बार हुए हमलों में भी पहले यही आशंका जताई गई। हालांकि हाल के हमले में इस तरह के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। अब इससे जुड़े अपडेट्स भी जान लीजिए। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने जो ड्रोन्स हमले के लिए भेजे थे वो ईरान में बने थे। इनमें से 13 को हमने हवाई हमलों में मार गिराया है। कीव प्रशासन ने बताया कि ड्रोन के टुकड़े एक सरकारी इमारत और 4 घरों पर जाकर गिरे। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कीव में विस्फोट के बाद हवाई हमले का अलार्म बंद कर दिया गया। शहरियों को हालात ठीक होने तक घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई। आज की अंतिम अपडेट पाकिस्तान से है। पाकिस्तान अमेरिका में स्थित अपनी एक राजनयिक संपत्ति बेचने जा रहा है। ये इमारत अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा कि हम बिक्री के लिए उचित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। एम्बेसी ने अखबारों में विज्ञापन भी दिया है। अब तक कई लोग बोली भी लगा चुके हैं।
पाकिस्तानी दूतावास ने कहा कि हम ये आकलन भी कर रहे हैं कि इमारत को ऐसे ही बेच दिया जाए या फिर रेनोवेशन के बाद तैयार करके बेचा जाए। हम किसी जल्दी में नहीं हैं और हम ऐसी कोई डील नहीं करेंगे जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हो। इससे पहले सोशल मीडिया पर यह अफवाह चल रही थी कि पाकिस्तान इमारत के स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रहा, इस वजह से इसे बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।